ठीक है। तो रांके के इतिहास लेखन में आते हैं। रांके के इतिहास दर्शन का मूल तात्पर्य है कि इतिहास दर्शन के संदर्भ में इन द एरिया ऑफ हिस्टोग्राफी व्हाट वाज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ रांके एंड व्हाट वाज हिज आइडियोलॉजी related to history is the main concern of this topic of this issue। समझिए कि रांके ने इतिहास के संदर्भ में कौन सी दृष्टि विकसित की है, रांके ने इतिहास को क्या माना है और रांके की दृष्टि में इतिहास का तात्पर्य क्या होता है, इतिहास अध्ययन की विधा क्या होती है, इतिहास अध्ययन के प्रति अवधारणा क्या होती है, इस पे रांके ने क्या विचार किया है, रांके का इतिहास लेखन में क्या महत्वपूर्ण देन है, यही आप आज का मुख्य टॉपिक है। अगर इतिहास लेखन की दृष्टि से देखें तो रांके का इतिहास लेखन में सबसे महत्वपूर्ण स्थान इसलिए रहा है कि आधुनिक दौर में रांके ने इतिहास लेखन में वैज्ञानिक पद्धति की बात किया। रांके ने इतिहास लेखन को वस्तुनिष्ठ पद्धति से लिखने की बात किया। रांके ने साइंटिफिक अप्रोच की बात वर्तमान काल में सबसे ज़्यादा किया। इसीलिए रांके को आधुनिक वैज्ञानिक इतिहास लेखन का जनक भी कहा जाता है। इसीलिए रांके को आधुनिक वैज्ञानिक इतिहास लेखन का जनक कहते हैं। इसका मतलब है कि रांके आधुनिक वैज्ञानिक इतिहास लेखन के जनक हैं, जबकि इतिहास का जनक पूछा जाएगा तो हेरोडोटस। समझिएगा कि अगर इतिहास का जनक पूछा जाएगा तो हेरोडोटस, लेकिन अगर आधुनिक वैज्ञानिक इतिहास लेखन का जनक पूछा जाएगा तो आपका आंसर हो जाएगा रांके, जिनका पूरा नाम है लियोपाल्ड वान रांके। लियोपाल्ड वान रांके। रांके मुख्यतः जर्मनी के थे और ये जर्मन में मुख्यतः इतिहासकार और दार्शनिक थे। इनका जो मुख्य कार्यक्षेत्र था वह बर्लिन विश्वविद्यालय था और बर्लिन यूनिवर्सिटी से ही इन्होंने अपनी ऐतिहासिक विचारधारा, अपनी दार्शनिक पद्धति का विकास किया। वहाँ से अपने विचार उन्होंने प्रतिपादित किए। उनके विचारों के फलस्वरूप जो इतिहास लेखन में बदलाव आया, जो इतिहास लेखन में परिवर्तन आया, जो इतिहास लेखन को जानने समझने की पद्धति में नया विकास या नया परिवर्तन की दृष्टि आती है, तो वह एक क्रांति या बदलाव की तरह, एक परिवर्तन की प्रक्रिया के तहत बर्लिन से आगे चल के पूरे जर्मनी और पूरे विश्व को धीरे धीरे प्रभावित करने लगती है। तो यह एक विश्वव्यापी घटना हो जाती है, एक विश्वव्यापी परिवर्तन हो जाती है, एक विश्वव्यापी क्रांति हो जाती है, जो कि बर्लिन से शुरू होती है और जिसका मुख्य आधार क्या है, मुख्य आधार है रांके के विचार। इसीलिए रांके के विचारों को और उसकी देन और उसमें जो परिवर्तन के तत्व हैं, उसकी प्रभावशीलता आदि को कुल मिला के हम कहते हैं बर्लिन क्रांति और बर्लिन रिवॉल्यूशन। तो रांके के विचारों को ही हम बर्लिन रिवॉल्यूशन कहते हैं। बर्लिन रिवॉल्यूशन का तात्पर्य होता है बदलाव या परिवर्तन, इसी का तात्पर्य होता है इंकलाब भी। तो बदलाव या परिवर्तन की जो प्रक्रिया है वह क्या है, वही आपकी कहलाती है क्रांति। तो बर्लिन से जिस वैचारिक क्रांति की शुरुआत हुई, जो इतिहास लेखन की पद्धति में जो बदलाव की प्रक्रिया बर्लिन विश्वविद्यालय से शुरू हुई, उसके पुरोधा कौन है, उसके पायनियर पर्सन कौन है, उसके प्रोटैगनिस्ट पर्सन कौन है, रांके हैं। इसीलिए रांके के नेतृत्व में ऐतिहासिक विचारधारा में जो बदलाव आई उसे हम कहते हैं बर्लिन क्रांति या रांके के ऐतिहासिक विचार। अभी हम इस पर फिर आएंगे। अब थोड़ा देखते हैं। रांके मुख्यतः जर्मनी के हैं और ये जर्मनी में ये मुख्यतः 18वीं और 19वीं शताब्दी के हैं। तो 18वीं शताब्दी का एकदम लेटर फेज में इनका जन्म हुआ है। इस आधार पे इन्हें हम 19वीं शताब्दी का इतिहासकार मानते हैं, जिनका मुख्य कार्यक्षेत्र बर्लिन विश्वविद्यालय रहा है। रांके ने जो अपने विचार प्रस्तुत किए इतिहास के संदर्भ में, वे अनेक ग्रंथों में उन्होंने दिए हैं। जैसे उनका सबसे फेमस ग्रंथ है हिस्ट्री ऑफ लैटिन एंड ट्यूटोनिक नेशंस। हिस्ट्री ऑफ लैटिन एंड ट्यूटोनिक नेशंस। ट्यूटोनिक का मतलब होता है जर्मन। ट्यूटोनिक का मतलब होता है जर्मन। तो
तो इस एक प्रकार से यह लैटिन राज्यों और जर्मन राज्यों का इतिहास है, जिसमें रांके के महत्वपूर्ण विचार प्रतिबिंबित होते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण ग्रंथ इनका है हिस्ट्री ऑफ पोप्स, जिसमें पोप का इतिहास है। और तीसरा इनका महत्वपूर्ण ग्रंथ है हिस्ट्री ऑफ रिफॉर्मेशन इन जर्मनी। तो हिस्ट्री ऑफ रिफॉर्मेशन इन जर्मनी इनका एक अन्य महत्वपूर्ण ग्रंथ है। तो इन ग्रंथों में इन्होंने अपने विचार प्रस्तुत किए। जो ये विचारों की श्रृंखला इनकी बढ़ी बर्लिन से, जो बर्लिन क्रांति के रूप में आगे बढ़ती है, इस बर्लिन क्रांति में इतिहास लेखन के संदर्भ में इन्होंने क्या किया, कैसे किया, समझिए। तो इतिहास लेखन में इनकी जो पद्धति रही है, जो उनका अप्रोच रहा है, जो उनका डिसिप्लिन रहा है, वह डिसिप्लिन इस तरह का था अप्रोच। इन्होंने इतिहास में सबसे पहले इतिहास को वैज्ञानिक पद्धति पे लिखने का प्रयास किया आधुनिक दौर में। तो आधुनिक काल में वैज्ञानिक इतिहास लेखन, वस्तुनिष्ठ इतिहास लेखन, तो एक प्रकार से जो साइंटिफिक व्यू ऑफ हिस्ट्री है, जो ऑब्जेक्टिव व्यू ऑफ हिस्ट्री है, तो इतिहास में ऑब्जेक्टिविटी की बात उन्होंने किया, इतिहास में साइंटिफिक अप्रोच की बात उन्होंने किया। इतिहास को पूरी तरह वस्तुगत लिखा जाए, इतिहास को पूरी तरह साक्ष्य सापेक्ष लिखा जाए, इतिहास को पूरी तरह लॉजिकल वे में लिखा जाए, इतिहास को पूरी तरह से एनालिटिकल अप्रोच में लिखा जाए। इतिहास को साक्ष्यों के आलोक में, तथ्यों के आलोक में, एविडेंस बेस्ड लिखा जाए, हिस्टोरिक पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा जाए, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा जाए। तो यही आपका कहलाता है इतिहास का वैज्ञानिक दृष्टिकोण। तो आधुनिक काल में वैज्ञानिक इतिहास लेखन पर सर्वाधिक जोर देने के कारण, आधुनिक काल में वैज्ञानिक इतिहास लेखन पर सर्वाधिक या सबसे अधिक जोर देने के कारण ही रांके को आधुनिक वैज्ञानिक इतिहास का जन्मदाता कहा जाता है। आधुनिक वैज्ञानिक इतिहास का जन्मदाता तो कह सकते हैं कि फाउंडर और पायनियर ऑफ द मॉडर्न साइंटिफिक हिस्टोग्राफी। तो जो वैज्ञानिक इतिहास लेखन है, इसके जनक माने जाते हैं। और उनको ये जनक कहा किसने है? लॉर्ड एक्टन ने। लॉर्ड एक्टन ने रांके को आधुनिक वैज्ञानिक इतिहास लेखन का जन्मदाता कहा है। एक्टन पे हमने पहले भी चर्चा किया था। एक्टन के दो महत्वपूर्ण कथन हैं। एक था कि अत्यधिक असंतोष क्रांति को जन्म देती है, अत्यधिक असंतोष क्रांति को जन्म देती है। और दूसरा महत्वपूर्ण इनका कथन था, जिसकी चर्चा हम एक बार और किए थे। दूसरा महत्वपूर्ण कथन था कि पावर करप्ट द मैन एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट एब्सोल्यूटली। तो लॉर्ड एक्टन ने ही इन्हें आधुनिक वैज्ञानिक इतिहास लेखन का जन्मदाता कहा है। जबकि यहाँ पे याद रखिएगा कि आधुनिक वैज्ञानिक इतिहास लेखन की बात आएगी तब तो रांके इसके जन्मदाता हो जाते हैं। इसीलिए इन्हें आधुनिक इतिहास का भी जन्मदाता माना जाता है, क्योंकि आधुनिक काल में वैज्ञानिक पद्धति पर इतिहास लेखन की प्रक्रिया स्थापित हो रही है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इतिहास लेखन की बात हो रही है। जबकि प्राचीन काल में अगर देखा जाए तो विश्व के प्रथम वैज्ञानिक इतिहासकार के रूप में या विश्व के प्रथम प्रबोधक इतिहासकार के रूप में, इसका मतलब प्रबोधक इतिहास का मतलब हो गया इनलाइटेंड हिस्टोरियन। जो प्रबोधक इतिहासकार हैं वे माने जाते हैं थ्यूसिडाइट्स। थ्यूसिडाइट्स ये भी एक महत्वपूर्ण इतिहासकार हैं। और थ्यूसिडाइट्स ने हेरोडोटस के बाद इतिहास लेखन पे काम किया है। और थ्यूसिडाइट्स ने एक बहुत फेमस ग्रंथ लिखा है, उसका नाम है हिस्ट्री ऑफ पेलोपोनियस वार। हिस्ट्री ऑफ पेलोपोनियस वार। तो जो हिस्ट्री ऑफ पेलोपोनियस वार है, यह ग्रंथ ऐतिहासिक दृष्टि से प्रथम ग्रंथ है जो वैज्ञानिक पद्धति पे लिखा गया माना जाता है। यह प्रथम ग्रंथ है जो वैज्ञानिक पद्धति पे लिखा गया माना जाता है। और यह विश्व इतिहास का प्रथम ग्रंथ है जो सैनिकवादी पद्धति पे लिखा गया है, और विश्व का यह प्रथम सैनिकवादी इतिहास है। हिस्ट्री ऑफ पेलोपोनियस वार जो कि थ्यूसिडाइट्स ने लिखा है। थ्यूसिडाइट्स का समय 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व है, 5th सेंचुरी BC है। तो यह ग्रंथ विश्व इतिहास का प्रथम वैज्ञानिक ग्रंथ माना जाता है।
यह विश्व इतिहास का प्रथम सैनिकवादी ग्रंथ माना जाता है। कहा जाता है कि थ्यूसिडाइड्स का हेरोडोटस के संदर्भ में जो कथन था वो कहते हैं कि जो हेरोडोटस का दृष्टिकोण रहा है वह ऐतिहासिक नहीं रहा है, इसीलिए हेरोडोटस को वह स्टोरी टेलर कहता है। थ्यूसिडाइड्स ने हेरोडोटस को केवल स्टोरी टेलर कहा है, कहानी कहने वाला कहा है। इसके लिए शब्द यूज़ करता है लोगोस राइटर, लोगोस LOGOS, लोगोस राइटर, इसके लिए टर्म यूज़ करता है लोगोस राइटर। तो इसी तरह कुछ अन्य समकालीन इतिहासकार हैं जिन्होंने हेरोडोटस के दृष्टिकोण की निंदा की है या आलोचना करते हुए हेरोडोटस को द फादर ऑफ लाइज भी कहा है, द फादर ऑफ लाइज, ठीक है, झूठों का पिता भी कहा है। तो कुल मिला के जैसे आप एक टर्म पढ़े होंगे स्ट्रैबो जिन्होंने जियोग्राफिका नामक ग्रंथ लिखा और उस ग्रंथ का मूल आधार जो था वह था मेगास्थनीज की इंडिका। लेकिन स्ट्रैबो अपने ग्रंथ में मेगास्थनीज के बारे में कहता है कि मेगास्थनीज नितांत अविश्वसनीय और झूठा है, नितांत अविश्वसनीय और झूठा है, तो उसको झूठा सिद्ध करता है, ठीक है। तो वैसे ही थ्यूसिडाइड्स का जो विचार था इनके बारे में, हेरोडोटस के बारे में, वह कहता है कि हेरोडोटस इज़ अ लोगोस राइटर जस्ट लाइक द स्टोरी टेलर। तो उसको स्टोरी टेलर के रूप में करता है, न कि ऐतिहासिक ग्रंथ के रूप में मानता है। आगे ये तो हमने कहा कि प्रथम प्रबोधक इतिहासकार या प्रथम वैज्ञानिक इतिहासकार की बात आएगी तो आंसर होगा थ्यूसिडाइड्स। लेकिन आधुनिक काल में वैज्ञानिक इतिहासकार या वैज्ञानिक इतिहास के जन्मदाता माने जाएंगे तो वो हो जाएंगे लियोपार्ड वान रांके, ठीक है। अभी आगे आएंगे तो इस पर और विस्तृत बताएंगे। इसमें JB ब्यूरी का बड़ा योगदान है, विलियम डिल्थे का वैज्ञानिक इतिहास लेखन में योगदान है, अगस्टस का है, सीले का योगदान है, हाँ, प्रोफेसर घाटे का है, बहुत सारे लोगों का इसमें महत्वपूर्ण योगदान है। JB ब्यूरी ने तो इसीलिए कहा कि इतिहास विज्ञान है, न कम न अधिक, तो हिस्ट्री इज़ अ साइंस, नो लेस नो मोर, ये JB ब्यूरी का फेमस कथन है। ये JB ब्यूरी का फेमस कथन है, हिस्ट्री इज़ अ साइंस, नो लेस नो मोर। सो ओवरऑल मैंने कहा कि अगर प्रबोधक इतिहास का माना जाएगा विश्व का तो पहला तो थ्यूसिडाइड्स आंसर होगा। अगर प्रथम वैज्ञानिक इतिहासकार की बात होगी तब भी थ्यूसिडाइड्स आंसर होगा। लेकिन आधुनिक वैज्ञानिक इतिहासकार या का जन्मदाता पूछा जाएगा तो रांके आंसर होगा। और अगर पूछा जाए इतिहास का जन्मदाता, फादर ऑफ हिस्ट्री, तो आपका हो जाएगा हेरोडोटस। हेरोडोटस का भी समय मुख्यतः 5वीं शताब्दी ही है, 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व है, जिनका समय 484 BC से 425 BC है। और हेरोडोटस को फादर ऑफ हिस्ट्री सबसे पहले सिसरो ने कहा है। सबसे पहले जो पॉलिटिकल थिंकर हैं मुख्यतः सिसरो, उन्होंने ही हेरोडोटस को फादर ऑफ हिस्ट्री कहा है। और अरबों का हेरोडोटस कहलाता है अलमसूदी। अलमसूदी जिसने लिखा है ग्रंथ मुरूल उल जहान, अलमसूदी के ग्रंथ का नाम है मुरूल उल जहान। और अलमसूदी ने अपने ग्रंथ जो ऐतिहासिक पद्धति का प्रयोग अरब में किया, इसी कारण इसे अरबों का हेरोडोटस भी कहते हैं। हेरोडोटस विश्व इतिहास के पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने पहली बार देशांतर रेखाओं की चर्चा की थी। देशांतर रेखाएं खींचने की जो संकल्पना पहली बार दिया था वह दिया था हेरोडोटस ने, जिन्होंने हिस्टोरिका नामक प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ लिखा जो कि ड्यूनील भाषा में है, जो कि मुख्यतः ड्यूनील भाषा में है। तो कुल मिला के फादर ऑफ हिस्ट्री हेरोडोटस, उसके बाद फादर ऑफ मॉडर्न साइंटिफिक हिस्ट्री रांके हो जाएंगे। प्रबोधक इतिहास पूछा जाएगा थ्यूसिडाइड्स हो जाएंगे। अब आइए, जबकि इतिहास दर्शन का अगर पिता पूछा जाएगा तो उसका आंसर आपका होगा फ्रांकोआ आरुए वाल्टेयर। वाल्टेयर प्रथम व्यक्ति हैं जिन्होंने इतिहास दर्शन का दृष्टिकोण दिया, इसीलिए वाल्टेयर को इतिहास दर्शन का पिता कहा जाता है, फादर ऑफ हिस्टोग्राफी। जिन्होंने मुख्यतः खत, एपिडस, लेटर्स ऑन इंग्लिश, लुई 14वां का काल, बदनाम चीज़ों को नष्ट करो जैसे अनेक महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे। इनके एक दो बड़े फेमस कथन भी हैं जैसे जो हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं।
फॉर इंस्टेंस जैसे कि इन्होंने कहा है कि हिस्ट्री इज़ द पैक ऑफ लाइज, हिस्ट्री इज़ द पैक ऑफ लाइज वी प्ले ऑन द डेड। तो इनका कथन है कि इतिहास जो है एक प्रकार से समझिएगा कि झूठों की पोटली है जो मृत व्यक्तियों पे खेली जाती है। और दूसरा इनका बड़ा फेमस कथन है कि मैं 100 चूहों के स्थान पे एक शेर का शासन अधिक पसंद करता हूँ। तो वाल्टेयर का भी इतिहास दृष्टिकोण या जो फिलोसॉफिकल अप्रोच इतिहास पे रहा है, इसी कारण इनको इतिहास दर्शन का पिता कहा जाता है। तो आपका क्वेश्चन समझिएगा कि अगर फादर ऑफ हिस्ट्री हेरोडोटस, फादर ऑफ मॉडर्न साइंटिफिक हिस्ट्री रांके, फादर ऑफ हिस्टोग्राफी वाल्टेयर को माना जाता है। ठीक है, तो मैंने कहा ये शुरुआत है, आपका एक बेसिक कंसेप्ट तैयार हो जाएगा कि इतिहास की जो विधा है उस विधा में कौन कौन लोग शामिल हैं, किन किन लोगों का मुख्य योगदान है। अब आते हैं फिर रांके पर। रांके की जो ऐतिहासिक लेखन पद्धति रही है, मैंने पहले चर्चा किया कि रांके ने इतिहास में वैज्ञानिक पद्धति पर बहुत ज़्यादा जोर दिया। वैज्ञानिक पद्धति का मतलब होता है जिस तरह विज्ञान सिस्टमेटिक होता है, जिस तरह विज्ञान पूरी तरह से सार्वभौमिक होता है, विज्ञान के निर्णयों में सार्वभौमिकता के तत्व पाए जाते हैं, विज्ञान पूरी तरह से वस्तुनिष्ठ होता है, विज्ञान में देश काल और परिवेश का सामान्य परिस्थिति में प्रभाव नहीं पड़ता है उस पर कोई, विज्ञान जिसमें नैतिकता, व्यक्तित्व, व्यक्तिगत दृष्टिकोण आदि का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो विज्ञान कुल मिला के एक अप्रोप्रिएट कंसेप्ट होती है, विज्ञान पूरी तरह से वस्तुनिष्ठ होती है, विज्ञान यूनिवर्सल ट्रूथ पे चलती है। तो कहा गया कि इन्होंने कहा कि इसी पद्धति का प्रयोग इतिहास लेखन में भी किया जा सकता है और इतिहास लेखन का भी जो उद्देश्य है वह विज्ञान की तरह सत्यता को खोजना होता है, सत्यता को बताना होता है, क्योंकि दर्शन का मतलब ही होता है टू एक्सट्रैक्ट आउट द ट्रूथ, सत्य को जानना या सत्य को खोजना। तो इतिहास में सत्य को जानना, इतिहास में सत्य को खोजना ही इतिहास दर्शन कहलाता है। तो इन्होंने इसी ऐतिहासिक पद्धति का प्रयोग किया और इस ऐतिहासिक पद्धति के प्रयोग में उनका जो मुख्य दृष्टिकोण रहा है, ठीक है, वह वैज्ञानिक इतिहास लेखन का रहा है। इसमें ऐतिहासिक दृष्टि किस प्रकार की थी? यह जो ऐतिहासिक दृष्टि थी, मैंने पहले चर्चा किया कि इन्होंने वैज्ञानिक इतिहास लेखन पर जोर दिया। साथ ही साथ क्या किया, इन्होंने अपने ऐतिहासिक चित्रण में बताया कि इतिहास का अध्ययन और इतिहास लेखन मुख्यतः साक्ष्यों के आधार पर किया जाना चाहिए। इतिहास लेखन की पद्धति में वस्तुनिष्ठता, ऑब्जेक्टिविटी का पूरी तरह से पालन किया जाना चाहिए। जो घटनाएं जैसे घटित हुई हैं उनका वर्णन वैसे किया जाए, जिन घटनाओं के संदर्भ में जैसे साक्ष्य मिलते हों उनको वैसे ही साक्ष्य सापेक्ष वर्णित कर दिया जाए। दूसरा एक प्रमुख गुण कहते हैं कि ऐतिहासिक घटनाओं का वर्णन मुख्यतः साक्ष्यों के आलोक में वस्तुनिष्ठता के दृष्टिकोण से किया जाना चाहिए। उसमें अपनी बातें, अपने विचार, अपनी व्यक्तिगत मनोभावों को, अपने व्यक्तिगत दृष्टिकोण को, अपने पर्सनल इंटरेस्ट को, जाति, धर्म, सांप्रदायिकता आदि के विचारों को न समाहित करते हुए निरपेक्ष भाव से इतिहास लेखन किया जाना चाहिए। और जो इतिहास लेखन निरपेक्ष भाव से किया जाएगा वही इतिहास लेखन वास्तविक होगा, सत्य होगा। और जो इतिहास लेखन वास्तविक या सत्य होगा वही इतिहास वस्तुनिष्ठ होगा, और जो इतिहास वस्तुनिष्ठ होगा वही इतिहास वैज्ञानिक होगा। तो वैज्ञानिक इतिहास लेखन की जो बात इन्होंने कहा, वो कहा कि हमें घटनाओं के वर्णन में इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम जो भी घटनाएं घटित हुई हैं उन घटनाओं को पहले हम सत्यापित करने का प्रयास करें, उसको ऑथेंटिसाइड करने का प्रयास करें और यह प्रयास करें कि जो घटना घटित हुई है उसके पीछे कारक क्या हैं और उसके पीछे हमारे पास सोर्सेज क्या हैं, वह वास्तविक रूप से किस अर्थ में घटित हुआ है उसको एनालाइज करें, उसके लिए एनालिटिकल अप्रोच का प्रयोग करें, तब जान लीजिए इतिहास वैज्ञानिक होगा। आगे फिर वह कहते हैं कि वास्तव में हमें इतिहासकार का जो प्रमुख गुण है
रांके की थियोरी का मुख्य देखिए, यह जो मैं विचारधारा बता रहा हूँ, रांके की थियोरी की मुख्य गुण है, मुख्य एट्रीब्यूट्स है, मुख्य सिंड्रोम है, लक्षण है, क्या है? वो कहते हैं रांके कि इतिहासकार का मुख्य गुण घटनाओं का विश्लेषण करना नहीं होता है। समझिएगा, इतिहासकार का मुख्य गुण या उद्देश्य घटनाओं का विश्लेषण करना नहीं होना चाहिए, बल्कि इतिहासकार को मुख्यतः अपनी ऐतिहासिक पद्धति को केवल ऐतिहासिक घटनाओं के वर्णन तक ही सीमित रखना चाहिए। मतलब इतिहासकार को इतिहास लिखते समय घटनाओं का केवल वर्णन करना चाहिए, घटनाओं का संश्लेषण और घटनाओं का विश्लेषण करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। क्योंकि वो कहते हैं, रांके का मानना है कि जब हम घटनाओं का विश्लेषण करना शुरू कर देते हैं, उसको एनालाइज करना शुरू कर देते हैं, उसको इंटरप्रेट करना शुरू कर देते हैं, तो जो इंटरप्रिटेशन करते हैं वह इंटरप्रिटेशन व्यक्ति करता है। और अब जब हम इंटरप्रिटेशन करने लगते हैं तो ऐसी पद्धति में व्याख्याओं में क्या होता है, व्यक्ति के या इतिहासकार के व्यक्तिगत दृष्टिकोण समाहित होने लगते हैं, उसके व्यक्तिगत दृष्टिकोण आज प्रभावी होने लगते हैं, उसके मनोभावों को परिलक्षित किया जा सकता है वहाँ पे। तो ऐसी कंडीशन में वो कहते हैं रांके कि हमें या इतिहासकार को हमें केवल जो घटना घटित हुई है और उसके बारे में जो साक्ष्य मिला है, जैसा साक्ष्य किसी घटना के संदर्भ में है, हमको वैसा ही वर्णन करके छोड़ देना चाहिए। हमको आगे उसका विश्लेषण करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। नहीं कहना चाहिए कि हमको ऐसा लगता है, इस प्रकार ऐसा प्रतीत होता है कि यह हुआ होगा, तो जब हम ये कहते हैं यह हुआ होगा या यह ऐसा रहा होगा, तो मतलब हम अपने विचार आरोपित करने लगते हैं। वह विचार साक्ष्यों के आधार पर नहीं होता है, बल्कि वह विचार हमारी व्यक्तिगत अभिरुचि के आधार पर होता है, वह हमारा पर्सनल दृष्टिकोण होता है। तो वह पर्सनल दृष्टिकोण जब इतिहास लेखन में हावी होने लगता है या परिलक्षित होने लगता है, तो वह इतिहास वस्तुनिष्ठ न होकर इतिहास विषयनिष्ठ, इतिहास सब्जेक्टिव हो जाता है। और सब्जेक्टिव इतिहास जो है यह वस्तुनिष्ठता की सबसे बड़ी बाधा होती है। जहाँ पर इतिहास विषयनिष्ठ होगा, सब्जेक्टिव होगा, वह इतिहास कभी वस्तुनिष्ठ नहीं होगा, वह इतिहास कभी वैज्ञानिक नहीं होगा, वह इतिहास कभी निरपेक्ष नहीं होगा। तो ऐसी कंडीशन में इतिहासकार का गुण है कि घटनाओं का वर्णन केवल साक्ष्यों के आधार पर करे, जितना साक्ष्य कहता हो उतना वर्णन करके छोड़ दे, अपने विचार वहाँ पे न लागू करे या अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग न करे वहाँ पे। इसीलिए इसी से संदर्भित विचारधारा है मार्क ब्लॉक का। मार्क ब्लॉक महत्वपूर्ण इतिहासकार हिस्टोरियन रहे हैं। मार्क ब्लॉक की थियोरी थी और उनका एक ग्रंथ भी है, उनकी थियोरी भी है, दोनों है। उसका नाम है द हिस्टोरियंस क्राफ्ट, बहुत फेमस टर्म है, हिस्टोरियंस क्राफ्ट मार्क ब्लॉक का है, आप सुने होंगे। हिस्टोरियंस क्राफ्ट, द हिस्टोरियंस क्राफ्ट, इतिहासकार का शिल्प, इसको कहते हैं इतिहासकार का शिल्प। ये किसका सिद्धांत है? मार्क ब्लॉक का। मार्क ब्लॉक का एक थियोरी है द हिस्टोरियंस शिल्प, द हिस्टोरियंस क्राफ्ट, इतिहासकार का शिल्प। ये क्या होता है? इतिहासकार के शिल्प से तात्पर्य होता है, ये सब क्वेश्चन आपके कथन कार्य में आ सकते हैं। इतिहासकार का गुण क्या होता है? तो शिल्प का मतलब होता है कारीगरी, उसकी तकनीक, उसकी कुशलता, उसकी लेखन पद्धति में क्रिएटिव जो नेचर है, ठीक है, जो उसकी कंस्ट्रक्टिव पावर दर्शाती है, जो उसकी कंस्ट्रक्टिव एबिलिटी को दर्शाती है, उसे हम कहते हैं कारीगरी या कुशलता या शिल्प। तो कहता है कि इतिहासकार का मुख्य गुण या कुशलता किस बात में है? वह इस बात में है कि इतिहासकार केवल घटनाओं का वर्णन कर दे और वहीं पे छोड़ दे, जैसा घटनाएं हैं और जैसा साक्ष्य है, बस साक्ष्य जितना बोलता हो उतना ही बोल के समाप्त कर दे, अपनी बातें न बताए। तो कहता है कि इतिहासकार का एक खुद का गुण होता है, कहता है कि इतिहासकार को निर्णय देने के स्थान पे, मार्क ब्लॉक कहता है कि इतिहासकार को निर्णय देने के स्थान पे अपना पूरा प्रयास केवल घटनाओं के वर्णन तक सीमित रखना चाहिए। इतिहासकार को निर्णय देने के स्थान पे केवल अपने दृष्टिकोण को वर्णन करने तक सीमित रखना चाहिए। उसे निर्णय देने के लिए जज बनने का प्रयास नहीं करना चाहिए। जब इतिहासकार या व्यक्ति जज बनने का प्रयास करेगा तो इतिहास के साथ मैनिपुलेशन करेगा,
इतिहास को तोड़ मरोड़ के पेश करेगा, तो इसीलिए इतिहास को साक्ष्य सापेक्ष लिखा जाए। तो मार्क ब्लैक का फेमस कथन वो कहता है, द मानिया ऑफ बीइंग जजमेंटल, द मानिया ऑफ बीइंग जजमेंटल इज द सटैनिक एनिमी ऑफ द ट्रू हिस्ट्री। द मानिया ऑफ बीइंग जजमेंटल इज द सटैनिक एनिमी ऑफ द ट्रू हिस्ट्री। कहता है कि निर्णय लेने का उन्माद, उन्माद मतलब पागलपन, फैनेटिसिज्म। वो कहता है कि निर्णय लेने का उन्माद वास्तविक इतिहास या सत्य इतिहास का शैतानी दुश्मन होता है। निर्णय लेने का उन्माद सत्य या वास्तविक इतिहास का शैतानी दुश्मन होता है। इसीलिए इतिहासकार का मुख्य उद्देश्य है कि वह केवल वर्णन करके, डिस्क्राइब करके घटनाओं को छोड़ दे, वह जज बनने का प्रयास न करे, जज बन के पूरे इतिहास को इंटरप्रेट न करना शुरू करे। क्योंकि जब इतिहास व्याख्यात्मक हो जाता है और व्याख्या मनुष्य या इतिहासकार अपने अपने दृष्टिकोण से करने लगता है, तो ऐसी कंडीशन में इतिहास में वस्तुनिष्ठता प्रभावित होती है, और जब वस्तुनिष्ठता प्रभावित होगी तो इतिहास कभी वैज्ञानिक नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसीलिए वह यहाँ पे यह दृष्टिकोण देता है। साथ ही साथ वह कहता है कि इतिहास लेखन में साक्ष्यों का तो प्रयोग किया जाए, साक्ष्यों को ऐतिहासिक दृष्टि से देखा जाए। साथ ही कहता है जो डेटा कलेक्शन हो, जो दत्त संग्रहण हो, दत्त संग्रहण का मतलब होता है डेटा या हमारे पास जो सोर्स होता है इकट्ठा करते हैं उसे हम कहते हैं दत्त संकलन। तो जो हम डेटा कलेक्शन करते हैं वो कहता है कि उस डेटा कलेक्शन में हमको ज़्यादा से ज़्यादा प्राथमिक स्रोतों पे आधारित होना चाहिए, और प्राथमिक स्रोतों को ही आधार बना के हमें इसकी व्याख्या करना चाहिए। प्राथमिक स्रोत जो प्राइमरी सोर्सेज होते हैं, प्राइमरी सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, वो कहता है उसमें मुख्यतः किन बातों पर जोर दिया जाना चाहिए, जैसे व्यक्तिगत पत्र हों, आपसी पत्राचार हो, व्यक्तिगत दस्तावेज हों, किसी व्यक्ति या इतिहासकार का संस्मरण हो, उसकी व्यक्तिगत डायरी हो, उसके व्यक्तिगत पत्रों का सिलेक्शन हो, उसकी मौखिक भावनाएं हैं, अगर किसी ने किसी से बोला है, उन तथ्यों को मुख्य आधार बनाकर हमें इतिहास लेखन करना चाहिए। तो हमें सेकेंडरी सोर्सेज से बचते हुए प्राइमरी सोर्सेज के आधार पर इतिहास लेखन करना चाहिए। दूसरा आगे कहता है कि इसी के साथ साथ हमको इस बात का भी प्रयास करना चाहिए कि जो भी स्रोत हों ज़्यादातर समकालीन स्रोत हों। समकालीन मतलब कंटेम्प्रेरी टाइम्स, द सोर्सेज ऑफ कंटेम्प्रेरी एरा, मतलब है कि जिस काल में जो घटना घटित हुई है, जो घटना ऐतिहासिक घटना घटित हुई, उस काल के समय के या उस समय के जो सोर्स हों उन्हीं को मुख्य आधार बना के इतिहास लेखन किया जाना चाहिए, बाद के सोर्सों के आधार पे नहीं। जैसा कि अब का इतिहास है, हम इतिहास क्या करते हैं, हम वर्तमान के चश्मे से पूरे अतीत को देखने का प्रयास करने लगते हैं। तो वर्तमान के दृष्टिकोण से जब हड़प्पा सभ्यता या वर्तमान के संदर्भ से हम नारियों का इतिहास, वर्तमान की दृष्टि में जब हम सती प्रथा को, सामाजिक व्यवस्थाओं को, बाल विवाह को, पर्दा प्रथा को देखने का प्रयास करते हैं, तो ऐसी कंडीशन में इतिहास लेखन क्या होता है, वहाँ पे अप्रोप्रिएट नहीं रह जाता है और इतिहास लेखन विषयनिष्ठ होने लगता है। तो कहता है कि इतिहासकार को इस बात का भी लगातार ध्यान रखना चाहिए कि वह प्राथमिक सोर्सेज के साथ साथ समकालीन सोर्सेज पे ज़्यादा ध्यान दे। ठीक है, और अगला कहते हैं कि साथ ही साथ इतिहासकार को राजनीतिक घटनाओं पर विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि राजनीतिक घटनाएं जो हैं वही मुख्यतः सामाजिक आधार की मुख्य पृष्ठभूमि होती हैं। इसीलिए राजनीतिक घटनाओं पर यह रांके ज़्यादा जोर देता है। यद्यपि राजनीति के माध्यम से समाज के अध्ययन की भी बात करता है, क्योंकि इतिहास बेसिकली समाज का अध्ययन है, लेकिन अपने कंसेप्ट में, ऐतिहासिक कंसेप्ट में रांके राजनीतिक पद्धति पे, राजनीतिक विचारधारा पे ज़्यादा जोर देता है। तो जैसे रांके का मुख्य विषय राजनीति है, वह राजनीतिक इतिहास की बात करता है, जबकि रांके के बाद एक प्रमुख इतिहासकार हुए जो रांके के बहुत बड़े आलोचक भी थे, बर्कहाइड, उनका नाम है बर्कहाइड। बर्कहाइड ने क्या किया, सांस्कृतिक इतिहास पे जोर दिया। तो रांके ने राजनीतिक इतिहास पे जोर दिया, बर्कहाइड ने सांस्कृतिक इतिहास पे जोर दिया, जबकि कार्ल मार्क्स ने आर्थिक इतिहास पे जोर दिया। याद रखिएगा ये कि इतिहास लेखन की पद्धति में रांके, बर्कहाइड और मार्क्स, कार्ल मार्क्स ने आर्थिक इतिहास की बात की, बर्कहाइड ने सांस्कृतिक इतिहास की बात की और रांके ने राजनीतिक इतिहास की बात की।
इसको मुख्य आधार बनाया। ठीक है, जैसे आप आगे अभी पढ़ेंगे स्पेंगलर ने संस्कृतियों की बात की और टॉयनबी ने समाज की बात की। स्पेंगलर और टॉयनबी को भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। स्पेंगलर ने संस्कृतियों की बात की और टॉयनबी ने मुख्यतः समाज या सभ्यता की बात की। तो अलग अलग इनके दृष्टिकोण रहे हैं। तो इस आधार पे रांके ने मुख्यतः अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। और रांके का एक अन्य दृष्टिकोण रहा है कि रांके ने इतिहास में जो राजा महाराजाओं या राज्य का जो उदय है उसमें मुख्यतः ईश्वरीय इच्छा को की भूमिका को माना है। ईश्वरीय इच्छा को उन्होंने मुख्य महत्व दिया है। जहाँ तक इतिहास लेखन में रांके के महत्व की चर्चा है तो रांके का सबसे बड़ा महत्व इस बात में है कि रांके ने वैज्ञानिक इतिहास लेखन की बात की, निरपेक्ष इतिहास लेखन की बात की, साक्ष्य सापेक्ष इतिहास लेखन की बात की। और रांके ने सबसे बड़ा गुण रहा है कि रांके पहले व्यक्ति हुए जिन्होंने इतिहास को एक पृथक इकाई के रूप में अध्ययन किया, इतिहास को एक अलग डिसिप्लिन में देखा, इतिहास को एक अलग अप्रोच में देखा। तो इतिहास को एक पृथक इकाई के रूप में स्थापित करने का श्रेय रांके को जाता है। दूसरा महत्वपूर्ण देन है कि रांके ने इतिहास का व्यक्तिगत अध्ययन शुरू कराया और ऐतिहासिक विषयों पर विश्व इतिहास में सबसे पहली बार जो सेमिनार आयोजन होता है, सेमिनार सिंपोजियम जो हम कॉन्फ्रेंस की बात करते हैं, उनमें जो सेमिनार के आयोजन की पद्धति की शुरुआत हुई उसका श्रेय भी रांके को दिया जाता है। तो विश्व इतिहास में सेमिनार सिस्टम की शुरुआत करने का श्रेय भी रांके को दिया जाता है, जिसमें इतिहास के विभिन्न पहलुओं पर पृथक रूप से स्वतंत्र रूप से चर्चा की जाती है। साथ ही साथ रांके ने समकालीन तथ्यों पर जोर दिया, समकालीन साक्ष्यों पर जोर दिया, अभिलेखित साक्ष्यों पर उन्होंने ज़्यादा जोर दिया। और उन्होंने यह भी कहा कि अगर किसी लेखक के वास्तविक दृष्टिकोण को समझना है, वास्तविक इतिहास, किसी काल के वास्तविक इतिहास को आप तभी समझ सकते हैं कि वह ऑथेंटिक है कि नहीं है, सही है कि गलत है, वस्तुनिष्ठ है कि नहीं है, उसमें कितना वस्तुनिष्ठता है और कितना विषय निष्ठता है, ऐतिहासिकता कितना है। हम तभी समझ सकते हैं जब हम यह जानें कि उस लेखक या इतिहासकार का दृष्टिकोण क्या है, उसकी आदत कैसी है, उसका व्यवहार कैसा है, उसकी प्रवृत्ति कैसी है, उसकी पृष्ठभूमि कैसी है। तो जब हम इन तथ्यों को समझेंगे, किसी व्यक्ति के पृष्ठभूमि आदि को जानेंगे, तभी हम समझ पाएंगे कि उसका इतिहास लेखन सही रहा होगा कि नहीं। फॉर इंस्टेंस एग्जाम्पल देखिए, दिल्ली सल्तनत काल में अच्छा जो वैचारिक इतिहास की बातें कर रहा है कि मानव के मनोवैज्ञानिकता का अध्ययन किया जाए, तो आजकल देखिए वैचारिक इतिहास लेखन बहुत फेमस है। हीगल मुख्य वैचारिक इतिहास लेखन में हैं, हुइजिंगा मुख्य बौद्धिक इतिहासकार हैं, हीगल हो गए, हुइजिंगा हो गए। इसी के तहत एक अन्य बड़ा फेमस इतिहासकार हुए, उनका नाम से जेम्स हर्वे रॉबिन्सन। जेम्स हर्वे रॉबिन्सन ने एक किताब लिखी है माइंड इन द मेकिंग। जेम्स हर्वे रॉबिन्सन का ग्रंथ है माइंड इन द मेकिंग। तो उसमें भी उन्होंने बौद्धिक इतिहास की बात किया है। इसी तरह कालिंगवुड देखिए, वो सभी कहते हैं सभी इतिहास विचारों का इतिहास है, उनका ग्रंथ ये है द आइडिया ऑफ हिस्ट्री। इसी तरह आजकल एक नई विचारधारा आई है हिस्ट्री ऑफ मेंटलिटीज़, जिसके प्रमुख प्रणेता हैं रोगर चेट्टियार और जॉर्ज दबे। रोगर चेट्टियार और जॉर्ज दबे, इन्होंने कौन सा पद्धति दिया है, इसको कहते हैं हिस्ट्री ऑफ मेंटलिटीज़। तो वास्तव में अगर किसी व्यक्ति के दृष्टिकोण को समझ लिया जाए, उसकी पद्धति या उसके सिस्टम, उसके व्यवहार को समझ लिया जाए, तो हम वास्तव में समझ सकते हैं उसने वास्तविक इतिहास लिखा होगा कि नहीं। तो हमें एक दृष्टिकोण पता चल जाएगी कि इसका इतिहास लेखन पढ़ते समय हमें क्या क्या बातों का ध्यान रखना है। जैसे सल्तनत कालीन इतिहास में बर्नी कहता है कि सुल्तानों के विरोध में लिखने का साहस मुझ में नहीं है। समझिएगा, सुल्तानों के विरोध में लिखने का साहस मुझ में नहीं है। और आगे कहता है कि अगर कोई इतिहासकार किसी जीवित व्यक्ति के बारे में कुछ छिपा देता है या कुछ कथन या कुछ तथ्य छिपाता है, तब भी उसे माफ़ कर देना चाहिए। मतलब ये है, उसका एक प्रकार से सटायर भी कर सकते हैं, क्विपिंग भी कर सकते हैं, पॉलिटिकल सिस्टम पे वो एक प्रकार से सटायर भी कर रहा है कि ऐसी कंडीशन में कि हो सकता है जब तक कोई शासक
प्रशासक या आश्रयदाता जिंदा हो उसके विरोध में न लिखा जा सके। तो इसीलिए वह कहता है कि अगर कोई इतिहासकार किसी जीवित व्यक्ति के बारे में कोई तथ्य छिपाता है तब भी उसे माफ़ कर दिया जाना चाहिए। और कहता है सुल्तानों के विरुद्ध में लिखने का साहस मुझ में नहीं है। तो इससे भी पता चलता है कि वास्तव में उसने जो भी तथ्य लिखा होगा वह पूरी तरह से निरपेक्ष नहीं रहा होगा, क्योंकि जब उसका खुद का दृष्टिकोण ये है कि सुल्तानों के विरुद्ध में हम नहीं लिख सकते हैं और कई तथ्य छिपाए भी होगा। तो मतलब तो अच्छा, दूसरी बात जैसे कि बर्नी का एक अन्य भी दृष्टिकोण है। बर्नी हिंदुओं के बहुत बड़े विरोधी हैं। जब मोहम्मद तुगलक की जो मुद्रा व्यवस्था असफल हो जाती है तो वह लिखता है कि समस्त हिंदुओं का घर टकसाल हो गया। अब मतलब पूरा श्रेय जो जाली मुद्रा छापने का पूरा श्रेय किसको दे दिया? केवल हिंदुओं को दे दिया। ठीक है, तो उसके अलग दृष्टिकोण रहे हैं। दूसरी तरफ वह खुद मोहम्मद तुगलक का भी बहुत बड़ा आलोचक रहा है। जैसे इसामी भी मोहम्मद तुगलक का बहुत बड़ा आलोचक था, क्योंकि जब राजधानी परिवर्तन हुआ तो राजधानी परिवर्तन के दौर में क्या हुआ कि उसके दादा जो थे उसके साथ गए थे, उनकी डेथ हो गई। जब उनकी डेथ हो गई तो बहुत मोहम्मद तुगलक की योजना से नाराज़ हो गया, और जब नाराज़ हो गया मोहम्मद तुगलक ने दिल्ली से दौलताबाद राजधानी किया, और दौलताबाद से जब फिर से रिवर्स किया, दिल्ली को राजधानी रिस्टोर किया, तो वह वापस न आके वह बहमनी समाज में चला गया और वहाँ पे उसने अपना ग्रंथ लिखा। जब वहाँ पे इसामी ने अपना ग्रंथ लिखा तो क्या किया कि वहाँ पे उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी नहीं। जब उसको वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं थी तो उसने क्या लिखा? उसने मोहम्मद तुगलक के बारे में लिखा कि मोहम्मद तुगलक इस्लामिक संसार का सबसे बड़ा बुद्धिमान मूर्ख है। तो यहाँ पे ऑक्सीमोरन पूरा सिस्टम उसने यूज़ किया, कंट्राडिक्टरी वर्ड का यूज़ किया कि इस्लामिक संसार का सबसे बड़ा बुद्धिमान मूर्ख है। शायद अगर वह दिल्ली में यह किताब ग्रंथ लिखता तो यह ग्रंथ न लिख पाता। तो मतलब दृष्टिकोण की भिन्नता भी होती है। मुगलों के इतिहास में बदायूं के ले लीजिए, वह अकबर की नीतियों का लगातार विरोधी रहे हैं। ठीक है, अकबर की नीतियों के विरोधी रहे हैं। यहाँ तक वह कहता है बदायूनी कि जो अकबर की नीति है, इस नीति के फलस्वरूप जो जितने इस्लामिक हैं, जितने उमरा वर्ग हैं, मुल्ला वर्ग हैं, कहा तक इनके दाढ़ियों की लंबाई सीमित कर दी गई। और यहाँ तक कहता है कि जो मुल्ले थे, आज थे, ठीक है, इनको क्या किया गया? वो कहता है कि इनकी स्थिति इतना ख़राब कर दिया गया। क्यों? क्योंकि इनके स्थान पे जो इबादत खाना का निर्माण हुआ, जो सुलह कुल की नीति थी, उसके माध्यम से समतावादी समाज स्थापना की बात की गई, तो वह जिसमें हिंदुओं को बराबर अधिकार दे दिया गया, तो इसीलिए वह बहुत ज़्यादा जलता है। दूसरा वो कहता है कि जब वह उसको रजनामा लिखना होता है तो कहता है कि मुझे हिंदुओं के देवताओं का नाम लिखना पड़ रहा है, भगवान जाने अभी मुझे कौन कौन सा दिन देखना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ तक वो कह रहा है कि अकबर ने दीन इलाही के लिए क्या क्या जोर जबरदस्ती किया। वो ये तो यहाँ तक कह देता है कि जो मुल्ला थे, आज थे, ठीक है, इनको अकबर ने निकाल के इनके स्थान पे अकबर ने घोड़े, गधे, खच्चर खरीद लिए। तो मतलब इनकी इतनी ज़्यादा आलोचना करता है। तो कुल मिला के अलग अलग दृष्टिकोण की बात यहाँ पे करता है। तो इतिहासकार के दृष्टिकोण को भी वास्तव में समझना बहुत महत्वपूर्ण होता है। जैसे बर्नी का एक और कथन था, बर्नी कहता है राजधानी परिवर्तन में कि समस्त दिल्ली को जला दिया गया। ठीक है, जबकि इब्न बतूता कहता है कि दिल्ली में एक कुत्ता और बर्नी कहता है कि दिल्ली में एक कुत्ता और बिल्ली भी नहीं बचा, और वहाँ पे इब्न बतूता कह रहा है कि समस्त दिल्ली में जब खोजा गया तो एक लंगड़ा और एक केवल अंधा आदमी मिला। क्या ऐतिहासिक दृष्टि से यह संभव है? इतना संभव नहीं है। तो कुल मिलाकर बहुत सारे हमें तकनीक पे ये भी अध्ययन करते समय इस बात का भी ध्यान रखना है कि क्या यह अप्रोप्रिएट है कि नहीं, जो तथ्य या कथन कहे गए हैं वह वैज्ञानिक है कि नहीं, वह वस्तुनिष्ठ है कि नहीं। तो बर्नी का जो रांके का मुख्य इतिहास दर्शन है या जो उनका मुख्य प्रयास है वह इसी वैज्ञानिक इतिहास लेखन और निरपेक्ष इतिहास लेखन, तर्कसंगत और साक्ष्य सापेक्ष इतिहास लेखन की बात करता है, वह वस्तुनिष्ठ इतिहास लेखन की बात करता है। हाँ, तो यही इतिहास लेखन में उसका महत्वपूर्ण योगदान है।